अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस एंड जीरो ग्रुप। 311 का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था, आज उसका लास्ट लेक्चर है और एंड में मैं सारा ओवरव्यू लूँगी उन सारे ही टॉपिक्स का जो कि हमने अब तक डिस्कस किए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस एंड जीरो ग्रुप। स्टार्ट लेते हैं हैलोजन से। और हम सबको पता है कि हैलोजन को हम 7 ग्रुप भी कहते हैं और ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ होते हैं। ठीक है, इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। काफ़ी सारी चीज़ें हमें इनके बारे में पता है और हम अक्सर इन को यूज़ भी करते हैं, ख़ास तौर पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हमने लैब में भी काफ़ी इनके चीज़ें जो है वो यूज़ की हैं और इनके एसिड्स हमने यूज़ किए हैं। आज हम इनके कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो देखेंगे कि हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनके केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपने ही जैसे एटम के साथ, यानी फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना सकता है। और ज़ाहिर-सी बात है, ये जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूलर कोवेलेंट इन नेचर होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा और कोवेलेंट भी ऐसा कि यकीनन, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के दरमियान कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इट वुड नॉट बी अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, वुड बी अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हैलोजेंस फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हैलोजेंस फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि है फ्लोरीन के साथ भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टार्ट लेते हैं हम रिएक्शंस विद मेटल के साथ कि अगर हमारे पास कोई हैलोजन है। अच्छा, अब इस पूरी जहाँ जहाँ हैलोजन की टर्म यूज होती है, हम सबको पता है कि हम वहाँ पर एक्स यूज करते हैं। ठीक है ना? तो रिएक्शन विद मेटल में अगर NX2 है और उसमें दो मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास मेटल हैलाइड बन जाएगा और इसकी एक एग्जांपल है कि फ्लोरीन जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम फ्लोराइड बन जाता है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हम कोई केमिकल रिएक्शन देखें, तो 2-3 चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, मतलब इट शुड बी अ बैलेंस, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है ना? अगर आप किसी जगह पर किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरी बात ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है या हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है? तो अगर आप ज़रा इसकी तरफ गौर से देखें, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस वक़्त ये पहचान सकते हैं कि ये कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? Within a 2 second, within 5 second, within 10 second। किसने पहचाना कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है? ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है? नज़र क्या आ रहा है हमें कि यहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ सोडियम मेटल की फॉर्म में है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, लेकिन जब प्रोडक्ट बना है तो सोडियम +1 के साथ है और फ्लोरीन -1 के साथ है। तो ये देखकर हमें पहचान में आना चाहिए कि कौन-सा रिएक्शन जो है वो किस टाइप का है। ओके, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी जो फ्लोरीन है यहाँ पर, अब आपको खुद पता होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, तो नज़र आ रहा है क्योंकि ये इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, तो यकीनन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। इसी तरह से इसका जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। हैलोजन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ होगा, तो यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में कि एसिड्स बनेंगे, ठीक है ना? अ, तकरीबन सारे केसेस में कि एसिड्स बनेंगे और जब Cl2 के साथ इसका रिएक्शन है तो HCl, ब्रोमीन के साथ है तो HBr, ऑफ कोर्स आयोडीन के साथ है तो HI, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो एसिड बनेंगे। ये है रिएक्शन विद नॉन मेटल और नॉन मेटल में मैंने चूज़ किया हुआ है फास्फोरस। अच्छा, फास्फोरस की 2 वैलेंसीज़ होती हैं, ये +3 में भी एग्ज़िस्ट करता है और +5 में भी एग्ज़िस्ट करता है। तो अगर आप देखें तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है और इस रिडॉक्स रिएक्शन में जो हैलाइड है वो फास्फोरस के साथ मिलकर पीएक्स3 भी बना सकता है और पीएक्स5 भी बना सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि फास्फोरस जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो एग्ज़िस्ट करता है। अच्छा, अब अगर क्लोरीन की हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि हमने अपने
जो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला चैप्टर था उसमें हमने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया PCl5 का। तो जब हैलोजन जो है वो इस फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में फास्फोरस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर भी क्या बनता है PCl5 दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हैलाइड। यानी जब ये हैलाइड के जो मॉलिक्यूल हैं जिसकी हमने बात की थी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं वो किसी हैलाइड के साथ, हैलाइड का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसके साथ भी रिडॉक्स रिएक्शन दे सकता है। यानी अपने ही सेम ग्रुप के नेगेटिव चार्ज वाले मेंबर के साथ भी ये रिडॉक्स रिएक्शन दे सकता है। इवन ये कि कुछ हैलाइड्स तो ऐसे रिपोर्टेड हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं फॉर एग्जांपल Br2 जिसमें आपस में ही जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है, यानी ब्रोमीन का एक एटम दूसरे एटम को रिड्यूस कर देता है और दूसरा जो पहला वाला है वो दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो डाई एटॉमिक जो हमारे पास हैलोजन है मॉलिक्यूल हैलोजन का वो हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और आप देखें कि होता क्या है कि एक मतलब कन्वर्ट हो गया कि नेगेटिव साइन इसके पास आ गया और ये जो है वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी एग्जांपल मैंने ली है क्लोरीन के साथ कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड को भी ब्रोमीन में कन्वर्ट कर सकता है और आयोडाइड को भी आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड या ब्रोमीन, क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। आयोडीन के केस में तो फोर्स हो गई, लेकिन ब्रोमीन के केस में भी क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है और ब्रोमाइड जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, एक और कैटेगरी है हैलोजन कंपाउंड की और उनको हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये तो रिडॉक्स रिएक्शन था ना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और बात खत्म हो गई, वो एक अपनी जगह में आ गया दूसरा अपनी जगह में आ गया। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हैलोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, ठीक है। और इनकी एग्जांपल भी हमने जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे और लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पर भी इस तरह के कुछ एग्जांपल्स देखी थी, जिसमें से एक एग्जांपल ये ClF3 की है जो कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड की एग्जांपल है। यहाँ मैंने बहुत सारी एग्जांपल लिखी हुई हैं और इसमें से भी हम काफ़ी सारी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ClF3, IF5, IF7, BR5 जो कि हमने देखा था कि स्क्वायर पिरामिडल था। तो ये वो सारे कंपाउंड्स हैं जिनके आप लुईस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। उन लुईस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि ये कौन सी ज्योमेट्री में फॉल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर नोटेशन इनका क्या चल रहा है। फिर आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सी हिब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके, तो एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है हैलोजन कंपाउंड्स की और वो होते हैं इनके ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स उसमें उन्हें कहते हैं जिसमें एक ऐसा ऑक्सीजन हो जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो और वो ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट के साथ भी बॉन्डेड हो, ठीक है ना। तो ऑक्सो एसिड्स तो उसको कहते हैं। अब ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन का मतलब ये है कि वो जो किसी और एलिमेंट है वो यहाँ पर हैलोजन है। तो ये जो एसिड्स है बड़ी वैरायटी है इनके अंदर और इनकी वैरायटी की वजह है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैलोजन की चेंज होती जा रही है मुसलसल। अगर आप देखें, अच्छा पहले इनके नाम देख लेते हैं उसके बाद हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। जब एक ऑक्सीजन के साथ है तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। और जब दो ऑक्सीजन के साथ है तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हेलस एसिड। जब तीन ऑक्सीजन के साथ है तो इट इज हेलिक और चार ऑक्सीजन के साथ इट इज परहेलिक, ठीक। सिंपल बात ये है कि H अपनी जगह में है और ऑक्सीजन की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। अब अगर मैं इन एसिड्स में हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो वो जरा देखिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, ठीक, और यहाँ हाइड्रोजन +1, राइट। अब अगर ये -2 है और ये +1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हैलोजन के ऊपर +1 चार्ज होगा, ठीक। फिर इधर आ जाइए हेलस एसिड में, एक ऑक्सीजन पर -2, दो ऑक्सीजन पर -4। जब यहाँ -4 है और हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा +1 ही होता है, हमें पता है जब ये मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर +1 होगा। ये +1 है, ये -4 है, तो इस हैलोजन के ऊपर कितना होना चाहिए? +3। इस तरीके से यहाँ पर जो हैलोजन के ऊपर चार्ज है वो है +5।
यहाँ जो हैलोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ हैलोजन की है वो है +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन बहुत वेरी कर रहे हैं यहाँ पर इन सारे ऑक्सी एसिड में। अच्छा, मैंने यहाँ पर इन सब के जो है वो एनायनिक फॉर्म में भी लिखा है, यानी हाइड्रोजन को हटाकर एसिड्स में से जब ज़ाहिर सी बात है जब एसिड निकल जाता है, फॉर एग्जांपल HCl है, HCl में से अगर H निकल गया तो बन जाता है क्लोराइड। तो इसी तरीके से जब यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल दिया है तो ये हाइपोएलस एसिड का जो एलिमेंट होगा या जो भी उसका जो आयन बनेगा उसको हम कहेंगे हाइपोहेलाइट। हेलस एसिड का जो एनाइन होगा उसे हम कहेंगे हेलाइट। हेलिक एसिड को से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा उसे कहेंगे हेलेट। और पर क्लोरिक एसिड से पर हेलिक एसिड से बनेगा पर हेलेट। अच्छा, अब ये हेलेट का क्या मतलब है? हेलो का मतलब जाहिर सी बात है हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसटीटी, राइट। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर मैंने हेलोजन को रिप्लेस किया है क्लोरीन के साथ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हाइपोहेलस का मतलब क्या है। इसको हम कह सकते हैं हाइपोक्लोरस एसिड इन केस ऑफ क्लोरीन, हाइपोफ्लोरस एसिड इन केस ऑफ फ्लोरीन, हाइपोब्रोमस एसिड इन केस ऑफ ब्रोमीन, हाइपोआयोडस एसिड इन केस ऑफ आयोडीन। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्लोरीन की एग्जांपल ली है और यही सारे जितने भी स्ट्रक्चर बनाए थे HXO, XO माइनस, ये अब यहाँ पर थे हाइपोहेलस एसिड और हाइपोहेलाइट। तो अब मैं इसे कहूंगी हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट। ठीक, इस तरीके से ये हो गया क्लोरस एसिड और ये हो गया क्लोराइट। ये है क्लोरिक एसिड और इसका एनाइन हो गया क्लोरेट। और ये है परक्लोरिक एसिड और इसका एनाइन हो गया परक्लोरेट। हमें थोड़ा सा इसको जहन नशीन करना पड़ेगा। अगर आप यूं सिलसिलेवार चलेंगे कि हाइपो क्लोरस एंड देन क्लोरस, देन क्लोरिक, फिर परक्लोरिक, राइट। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी कर रही है 2 के डिफरेंस से, +1, +3, +5 एंड +7। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्टिविटी करते हैं, वो ये कि ज़रा देखते हैं कि ये वाली चीज़ें इसको ज़रा ज़हन नशीन करते हैं और देखते हैं कि हाइपो हम किसको कह रहे हैं, क्लोरस किसको कह रहे हैं, इक किस में लगा रहे हैं और पर इक किस में लगा रहे हैं, पर ओइक या पर हेलिक किस में लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हाइपोफ्लोराइट, हाइपो, हाइपो का मतलब क्या हुआ? वो वाला जिसके अंदर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ठीक है, तो जब +1 होती है तो उसमें एक ऑक्सीजन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होना चाहिए। अच्छा, और आइट है तो इसका मतलब एनाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओके, हाइपो का मतलब ये हुआ कि इसमें एक ऑक्सीजन होगा और फ्लोराइड ऑफ कोर्स फ्लोरीन के साथ होगा और माइनस साइन इसके ऊपर लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन के साथ है तो इट मस्ट बी FO माइनस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है पर आयोडिक एसिड। पर सबसे आखिरी वाला था, है ना, पर जिसके अंदर आ रहा है सबसे आखिरी वाला था। तो इसका मतलब ये था कि वो सबसे आखिरी वाला कौन सा था? जिसके अंदर 4 ऑक्सीजन थे। ठीक है, और ये एसिड है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें H भी लगा हुआ है और आयोडिक है तो इसका मतलब I है। तो सिंपल क्या हुआ, पर आयोडिक एसिड का मतलब HiO4। एसिड है तो H लगाऊंगी, आयोडीन है तो I लगाऊंगी, पर है तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन लगाने चाहिए मुझे, तो इट मस्ट बी HiO4। ठीक है, ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड ये थर्ड वाला है। अगर आप देखें तो ये जो पर आयोडिक है इससे पहले वाला है ना, इसमें भी इक है और इसमें भी इक है। जो पहले वाले दो हैं उसमें फ्लोरस है, ठीक है ना, हाइपोफ्लोरस एंड फ्लोरस अगर वो होता तो। ठीक है, तो यहाँ पर है ब्रोमिक, ये थर्ड वाला है और थर्ड वाले का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है वो कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? 3 ऑक्सीजन होने चाहिए। और क्योंकि ये एसिड है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन भी होगा, ब्रोमीन है तो ऑफ कोर्स Br, तो HBrO3 इट मस्ट बी, है ना, ब्रोमिक एसिड। अगर यहाँ देखिए क्लोरिक एसिड, ठीक, और ये था क्लोरस एसिड और इससे जो बन रहा है वो क्लोराइट है, हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइट, ये क्लोरेट एंड परक्लोरेट। थोड़ा सा जहन पे रखेंगे, जहन नशीन करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, ब्रोमेट, ठीक है, अभी हमने देखा था ब्रोमिक एसिड से ब्रोमेट ही बन रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ था कि ये जो है वो इसी का एनाइन है, दैट इज BrO3 माइनस, है ना। यहाँ पे क्लोरिक एसिड से क्लोरेट बन रहा है तो यहाँ ब्रोमिक एसिड से ब्रोमेट बन रहा है, राइट। तो ये हमने हैलोजन के कुछ कंपाउंड डिस्कस किए, हैलोजन के कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे
और ये देखा कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनके एसिड्स जो है वो कैसे बनते हैं, ऑक्सो एसिड्स। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है जीरो ग्रुप। और ये कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है सबसे आखिरी, डेथ ग्रुप। इसको अगर आप ऐसे देखें तो ये 18 ग्रुप है, वरना ऐसे देखें तो 8A ग्रुप है, सबसे लास्ट वाला है हमारे पास। और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये जो रेडॉन है वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। और अभी एक नया सिंथेटिक जो है वो एलिमेंट इसके अंदर आया है, इसका नाम है ऑर्गेनिसन। ठीक है, तो इनकी क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इनके नाम ही बड़े ज़बरदस्त हैं। इनको ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ज़ाहिर-सी बात है इस वजह से कि इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। नोबल जैसे कि नाम से लग रहा है कि भई बड़ी इज़्ज़तदार गैसेज़ हैं, इस सेंस में कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ज़ाहिर-सी बात है इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक ज़माने तक यही समझा जाता था कि ये किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं हैं। इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट का मतलब ये होता है कि वो इतने रिएक्टिव नहीं हैं, ठीक है? रेयर गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ में जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम परसेंटेज के साथ मौजूद होती हैं। इसलिए इनको हम इन एलिमेंट्स को हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं और इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात इन नोबल गैसेस की ये है कि ये नॉन फ्लेमेबल होती हैं। और कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि टेस्टलेस भी होती हैं, ऑर्डरलेस भी होती हैं। इसी वजह से हम इनके बहुत सारे यूज़ भी कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे भी कि हम इन्हें कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन फ्लेमेबल होने की वजह से ये बड़े काम आती हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी जो गैसेज़ होती हैं, वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती हैं और एयर से ही ज़्यादातर इनको जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अ, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एयर में से कि एयर की लिक्विफेक्शन करते हैं और उसके बाद उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। ज़ाहिर-सी बात है जब लिक्विफेक्शन होती है तो बहुत सारी गैसेज़ उसके अंदर आ जाती हैं और फिर जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो सारी गैसेज़ अपने-अपने जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर अलग-अलग हो जाती हैं। सिर्फ़ हीलियम और रेडॉन हैं जिनको हम इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो परसेंटेज होती है एयर के अंदर वो बहुत ही कम होती है। वैसे ही कम होते हैं ये लोग, लेकिन जो हीलियम और रेडॉन है इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी नोबल गैसेस की कि इनमें होता क्या है कि जब डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही होती है, इनका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा होता है। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल भी जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं KLMN समथिंग लाइक दैट। तो वो भी नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे रेडॉन है वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है और जो नया सिंथेटिक कंपाउंड है ऑर्गेनिसन जिसको अभी तक सिर्फ लैब में बनाया गया है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव है और बहुत अनस्टेबल है। तो इसी चीज़ को हमने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर भी आपको बताया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस के, उनके एटॉमिक नंबर भी अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक वेट भी ऑफ कोर्स, मेल्टिंग पॉइंट पे भी देखिए कि वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, है ना? लग रहा है नंबर डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन ज़ाहिर सी बात है माइनस साइन के साथ है तो ये इंक्रीज ही हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी अगर आप देखें तो ये भी इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ ही जा रही है, ठीक है? अच्छा, मैंने अभी आपको बात बताई कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो ऑर्डरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं और टेस्टलेस भी होती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है और फ्लेमेबल भी नहीं होती और इस वजह से उनके बहुत ज़बरदस्त किस्म के यूजेस भी होते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में भी और इसके अलावा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो गैसेस हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, दूसरी बात ये कि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं।
नॉन रिएक्टिव इस सेंस में होती है कि ज़ाहिर-सी बात है हमने इनके कंपाउंड्स पढ़े हैं, जैसे ज़ीनोन के भी हमने कुछ कंपाउंड्स डिस्कस किए थे आपसे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी और लुईस स्ट्रक्चर में भी आपको याद होगा, HCF2 भी हमने बनाया है, HCF4 भी हमने बनाया है। तो कंपाउंड्स इनके रिपोर्टेड हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि ये आम कंडीशन की बातें नहीं है, आम तौर पर ये जो है वो इनर्ट ही होते हैं, उसके लिए हमें एक्साइटेशन करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ती है ये सारा काम करने के लिए, ठीक है? लेकिन बेसिकली दीज़ आर इनर्ट गैसेस। तो अब हम बात करते हैं इन गैसेस की यूजेस पर और सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम जो है वो लाइटर देन एयर होती है और फिर वही वाली बात, सारी बातें ज़हन में रखने वाली हैं कि टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, फ्लेमेबल नहीं होती। अब अगर फ्लेमेबल नहीं होती तो कितनी अच्छी बात है कि जो एयरक्राफ्ट बलून्स हैं, जब ये वहाँ यूज़ होती है तो इस बात का खदशा नहीं होता है कि इसके अंदर जो गैस है, खुदा ना खास्ता उसमें आग लग जाएगी, ठीक है? तो इसकी वजह से भी जो है वो यहाँ पर एयरक्राफ्ट बलून्स में इस हीलियम गैस को यूज़ किया जाता है। हीलियम का एक और यूज़ भी है और वो ये है रिसर्च में। अ, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हीलियम जो है वो जो लिक्विड हीलियम होती है इज़ यूज्ड टू मेंटेन लो टेम्परेचर। अच्छा, अब ये कहाँ यूज़ होती है? अगर आपने कभी नाम सुना हो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एनएमआर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसका जो मैग्नेट होता है वो मर्ज होता है लिक्विड हीलियम के अंदर। इसकी वजह क्या होती है कि उसको एक पर्टिकुलर कूलिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? यहाँ इस पूरे को लिखने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको कोई रट्टा-वट्टा मारें, सिर्फ इसलिए है कि ये बताने के लिए है कि ये एक एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और हाँ, यहाँ पर जो है वो इस मैग्नेटिक को लिक्विड हीलियम के अंदर सफिशिएंट कूलिंग के लिए मर्ज करके रखा जाता है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो लिक्विड हीलियम इस वजह से भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांच है और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएमआर बहुत ही यूजफुल टूल है कैरेक्टराइजेशन के लिए और वहाँ पर हीलियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया था कि हीलियम और आर्गन जो हैं वो इनर्ट गैसेस हैं। अच्छा, अब मसला ये होता है कि जब हम जो हमारी नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशंस होती हैं, जब हम उस पर कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें यकीनी सी बात है ऑक्सीजन मौजूद होती है और ऑक्सीजन के बारे में हमें पता है कि फ्लेमेबल होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर डील कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम निकाल ही नहीं सकते एयर के अंदर, वो जैसे ही एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, उनकी बर्निंग शुरू हो जाती है या वो जो है वो डिकम्पोज़ हो जाते हैं। तो उस वक़्त उन पर्टिकुलर चीज़ों के रिएक्शंस करने के लिए या वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि एयर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम यूज़ करते हैं हीलियम एंड आर्गन एनवायरनमेंट। अच्छा, ये एनवायरनमेंट कैसे यूज़ होती है कि एक बॉक्स सा बनाया जाता है जिसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि ये 2 ग्लव्स जैसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर ना, ये जो 2 होल्स बने हुए हैं इनमें ग्लव्स हैं। ठीक है? इन ग्लव्स के थ्रू आप हाथ डालिए और आप जो है वो अंदर जो भी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस लेडी को देखें तो इस ये अपने ग्लव्स को यूज़ करते हुए अपने हैंड से अंदर कुछ काम कर रही है, ठीक है? अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? कि किसी भी चीज़ की बर्निंग का खदशा हो या किसी भी चीज़ के ज़ाया होने का खदशा हो ड्यू टू ऑक्सीजन, तो हीलियम और आर्गन जो है वो इनमें यूज़ की जाती है एज़ एन इनर्ट गैस, ठीक है? इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए इन ग्लव बॉक्स के अंदर ये जो गैसेज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं। अच्छा, इनका एक और बड़े मज़े का यूज़ है और वो है क्योंकि ये ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एब्ज़ॉर्ब या इमिट करती हैं, तो इनको हम एज़ अ साइन बोर्ड भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे चमकते-दमकते साइन बोर्ड्स होते हैं। उनमें से ज़्यादातर जो है वो ये नोबल गैसेज़ होती हैं। जब हम किसी क्लोज़ ट्यूब के अंदर लो टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उस पर्टिकुलर गैस को, यानी एक एक क्लोज ट्यूब है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब को ध्यान में लेकर आइए, क्लोज ट्यूब है और उसके अंदर कोई इनर्ट गैस है, ठीक है? और वो इनर्ट गैस का हम प्रेशर जो है वो अंदर जो प्रेशर है वो कम करते जा रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो हम उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो ग्लो करने लगती है। ध्यान में आ रहा है आपके कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, हमने जब इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट किया था कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए, तो डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो कर रही थी। बिल्कुल इसी तरीके से ये डिफरेंट कलर्स हैं, देखें आप कि हीलियम जो है वो इस कलर में ग्लो करती है, नियॉन इस कलर में ग्लो करता है और आप नियॉन का तो साइन ही मशहूर है कि ओके नियॉन साइन ना, क्योंकि इनके इन सब के कलर्स के मुकाबले में आप देखेंगे नियॉन जो है वो कितना ज़बरदस्त किस्म का शाइनिंग ग्लोइंग कलर है इसका। आर्गन ये कलर देता है, क्रिप्टॉन का ऐसा कलर होता है और ज़ीनॉन ब्लू कलर के अंदर ग्लो करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनका यूज़ है।
नोबल गैसेस का, कि ये एज अ ग्लोइंग एजेंट भी यूज होते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस और इमिशन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितने दूसरे मॉलिक्यूल्स में होती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एज अ साइन बोर्ड्स। और नियॉन साइन तो मैंने आपको जैसे बताया है कि बहुत ज़्यादा ही मशहूर है नियॉन साइंस। ओके, ये जो हमारा एलिमेंट है जीनोन, ये एनेस्थीसिया के तौर पर भी यूज़ होता है, लेकिन कॉस्टली बहुत होता है, ज़ाहिर सी बात है। एक तो वैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, और अगर आप उसको एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ करें, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये एक तो नॉन फ्लेमेबल होता है, दूसरी बात ये है कि ये एलिमिनेट बहुत जल्दी हो जाता है बॉडी से, तो इस वजह से ये बहुत अच्छा जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। रेडॉन को तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो जिस बीमारी से हम सबका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, और अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, जो कैंसर थेरेपी है उसके अंदर रेडॉन की जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं एज ए रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी में जो है वो रेडॉन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे नोबेल गैसेस के। तो इस चैप्टर में हमने आपको बताया अबाउट हैलोजन ग्रुप एंड जीरो ग्रुप। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो सिलेबस था उसमें क्या-क्या चीज़ें थी। थोड़ा सा एक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या-क्या काम किया था। सबसे पहला जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया था वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स था, और उसमें सबसे पहली जो क्लास ली थी मैंने आपको ये बताया था कि पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, मेटल कहाँ रहते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, लैंथेनाइड सीरीज़, एक्टिनाइड सीरीज़, इन सब का आपको कॉन्सेप्ट दिया था। फिर उसके बाद हमने पीरियोडिसिटी डिस्कस की थी, और पीरियोडिसिटी में जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक रेडियस का, उसमें हमने आपसे बात की थी नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस की और बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस की, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए थे। जहाँ पर हमने बात की थी एटॉमिक रेडियस की और नॉन एटॉमिक रेडियस की, वहाँ हमने बात की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया था कि कैसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज़ करते हुए जी इफेक्टिव मालूम करते हैं, और उसकी मदद से हम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी मदद से हम जो है वो पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली रेडियस में क्या चेंज आ रहा है। और वहीं पर ही हमने डिस्कशन की थी अबाउट आयनिक रेडियाई, कि जब वो कैटायन या एनाइन में चेंज होता है तो उसके रेडियस में क्या चेंज आता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक क्लास ली थी आपकी अबाउट यूनिट कन्वर्जन, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो कॉन्टैक्ट रहा था कि हमने आपको बताया था कि यूनिट की कन्वर्जन में कौन-कौन से यूनिट जो हैं वो यूज़ होते हैं, और फिर आपको डिफरेंट छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में किस तरह जाया जाता है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में किस तरह जाया जाता है, वो कॉन्सेप्ट आपको दिया था, और आई होप कि आपको वो चीज़ें याद होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कुछ ग्रुप ट्रेंड्स देखे थे रिगार्डिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अच्छा, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हमने ये देखा था कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हमने उन एक्सेप्शंस को भी डिस्कस किया था कि वो एक्सेप्शंस क्यों हैं, और उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका क्या रोल होता है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात की थी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हमने ये देखा था कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को फॉर फाइंडिंग के आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था केमिकल रिएक्शन इन पीरियोडिसिटी, कि हमने हाइड्रोजन के रिएक्शंस देखे थे। और हाइड्रोजन के रिएक्शंस हमने किसके साथ देखे थे, हमने हाइड्रोजन के रिएक्शन मेटल के साथ भी देखे थे और नॉन मेटल्स के साथ भी देखे थे। जो मेटल के साथ हाइड्राइड बने थे उनको हमने कहा था आयनिक हाइड्राइड हैं, और जो नॉन मेटल के साथ बने थे हमने उनको कहा था कोवेलेंट हाइड्राइड हैं। और इन दोनों हाइड्राइड्स को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाकर ये भी देखा था कि उनकी उन हाइड्राइड्स की नेचर क्या है, इधर दे आर बेसिक और एसिडिक। ठीक है, तो ये रिकॉल कीजिएगा, आपके पास नोटेड लेक्चर होंगे, उनमें से देखिएगा कि हमने ये सारे आपको रिएक्शंस बताए थे। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इसी तरीके से हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन के भी जो है वो रिएक्शंस देखे थे, कि ऑक्सीजन जो है वो मेटल्स के साथ किस तरह रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल्स के साथ ये किस तरीके से ऑक्साइड्स बनाता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो भी प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थोड़ी रखी जाएगी तो प्रोडक्ट कुछ और होगा, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स जो है वो प्रोडक्ट कुछ और बन रहा था। ये बात भी हमने
डिस्कस की थी। और उसके बाद हमने जो ऑक्साइड्स थे, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, उनको भी वाटर के साथ रिएक्ट करवा के देखा था कि इधर दे आर एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में आपको एक एग्जांपल करवाई थी कि रिएक्शन मेटल ऑक्साइड का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा। वो हमने आपको बताया था कि सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। और उससे रिलेटेड भी हमने आपको क्लास में कुछ एग्जांपल्स करवाई थी कि आप अरेंज कीजिए इनको, कि इनकी एसिडिटी जो है वो कहाँ इंक्रीज हो रही है या मॉलिक्यूलर कैरेक्टर कहाँ इंक्रीज हो रहा है। इससे रिलेटेड आपसे कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल करवाई थी। इसके अलावा आपको कुछ रिएक्शंस दिए थे और आपसे कहा था कि प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कीजिए कि क्या चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ गए थे, दैट वाज केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हमने दो किस्म के बॉन्ड्स को डिस्कस किया था, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमने आपको ये बताया था कि आयनिक बॉन्ड बनता क्यों है, और उसमें एक चीज़ और डिस्कस की थी, वो ये कि आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। वो चार्ज पर भी डिपेंड करती है और इसके अलावा डिस्टेंस जो इन दोनों के दरमियान है उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि आयनिक बॉन्ड बनता किन ग्रुप्स के दरमियान है। जैसे कि अभी बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर ये बात डिपेंड करती है। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो हमने आपको तीन टाइप्स के जो है वो बना दिए थे, ग्रुप्स बना दिए थे कि मेटल जो है 1A का मेटल 7A के नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, 2A का और 3A के जो मेटल्स हैं वो 7A 6A और 5A के नॉन मेटल्स के साथ हमने आपको 9 एग्जांपल्स करवाई थी उसकी, कि ये क्या क्या जो है वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आयनिक कंपाउंड्स बनने की। अच्छा, आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड्स की जब हमने बात की थी तो हमने उनका एनर्जी रिलेशनशिप भी देखा था कि जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें एनर्जी में, उसकी एनर्जी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और उस सिलसिले में हमने आपको एक साइकिल बनवाया था कॉल्ड बॉन्ड हैबर साइकिल, और उससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए थे। और उसमें हमने ये देखा था कि हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है कि एंथैल्पी चेंज क्या है, और फिर उसके बाद हमें ये पता लगता है कि ओके सब्लिमेशन एनर्जी हमें चाहिए। सब्लिमेशन एनर्जी के अलावा हमें एटमाइज़ेशन एनर्जी चाहिए थी, आयनाइज़ेशन पोटेंशियल चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए थी और इन द एंड हमें लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो इन सारी एनर्जीज़ को लेकर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व करवाए थे और उनकी मदद से बॉन्ड हैबर साइकिल भी बनवाया था। फिर हम गए तो कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, और कोवेलेंट बॉन्ड में हमने डिस्कशन की थी आपसे रिगार्डिंग हाउ टू राइट लुईस स्ट्रक्चर, कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, कैसे हम किसी भी एलिमेंट को सेंट्रल एटम रखते हैं और किसी को भी साइड एटम रखते हैं, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को सम अप करते हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब आपको अच्छे तरीके से सिखाया था। वहाँ हमने आपसे एक रूल की भी बात की थी, दैट इज़ ऑक्टेट रूल, और इसके अलावा ऑक्टेट रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी डिस्कस की थी। अच्छा, इस दौरान हमने एक और टॉपिक को भी डिस्कस किया था, दैट वाज फॉर्मल चार्ज, कि फॉर्मल चार्ज भी करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर लिखने में हमें किस तरीके से जो है वो मदद कर सकता है। इसके अलावा फॉर्मल चार्ज की मदद से हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। फिर कोवेलेंट बॉन्ड की हमने मजीद बातें की थी, और कोवेलेंट बॉन्ड की हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी कोवेलेंट बॉन्डिंग की। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमने डिस्कशन की थी वो थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह लुईस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के बाद हम मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं किसी भी ज्योमेट्री के अंदर, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको दिए थे और इसकी काफ़ी डिटेल में आपको एग्जांपल्स करवाई थी। फिर उसके बाद हमने एक लेक्चर था हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर, जिसमें हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ज्योमेट्री तकरीबन वही थी जो कि वेस्पर थ्योरी में हम सीख कर आए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था, जहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी और इसी हाइब्रिडाइजेशन से हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी सीखी थी। लेकिन फिर हमने ये देखा कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन थ्योरीज से भी फुलफिल नहीं हो रही या अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो रही। तो उस चीज़ को हमने डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ बताई थी, समझाई
दिखाई थी कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग हो जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, और ये सब किसकी वजह से होता है? इंटरेक्शन ऑफ वेव फंक्शन की वजह से होता है। और इसकी हमने आपको थोड़ी सी डेरिवेशन भी करके दिखाई थी कि क्या होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर हमने वो बात डिस्कस की थी जहाँ पर हम अटके थे कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। अ, वो चीज़ हमने सॉल्व की थी विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और आज हमने जो डिस्कशन की थी वो थी रिगार्डिंग हैलोजेंस एंड जीरो ग्रुप। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है। अगर आपको इससे रिलेटेड, ज़ाहिर सी बात है अभी ख़त्म हो गया है और अभी भी हमारे पास टाइम है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इसको स्टडी करने का। आपके जो भी क्वेश्चंस हों, आपके जो भी क्वेरीज हों, आप पूछ सकते हैं। और ये आप अपने सीआर के थ्रू भी मुझे भिजवा सकते हैं, या हम मतलब मैं प्लान कर रही हूँ कि हम कुछ ऑनलाइन सेशन भी जो है वो अरेंज करेंगे जिसमें मैं आपसे डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस लूँ और डायरेक्टली जो है वो वहाँ पर आंसर करूँ। तो अभी मैं इसका प्लान करूँगी और यकीनन आपको इन्फॉर्म करूँगी कि ये मैं कब करने वाली हूँ। आपके सीआर को इन्फॉर्म करूँगी, आप वो मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा और जो भी आपकी क्वेरीज हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, उन्हें डिस्कस कीजिएगा। अच्छा, मीटिंग से पहले मैं यकीनन आपको बताऊँगी कि मैं आज कौन-कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो डिस्कस करने से पहले यकीनन मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आप पहले वो खुद पढ़ेंगे, ठीक है? सारा मुझसे नहीं पढ़वाएँगे, पहले खुद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको जो परेशानियाँ होंगी वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वो आपको फिर से पढ़ाऊँगी, तो ऐसा ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है? तो जो भी क्वेरीज़ होंगी वो आप यकीनन मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। इसके अलावा अगर आपने कमेंट में अभी भी कोई चीज़ आपको है कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं और अभी आपको कुछ प्रॉब्लम दे रही है, तो आप किसी भी वक़्त जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, अपने सीआर के थ्रू भी और यहाँ कमेंट में भी। ठीक है? तो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। इंशाल्लाह जो है वो होप कि आपसे मुलाकात होगी एग्ज़ाम वाले दिन, और या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं। लेकिन जो भी हो, ठीक है? जो भी हो, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, चाहे फिज़िकल एग्ज़ाम हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम नहीं है मेरे ख़्याल से। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने नॉलेज कितनी गेन की है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आती हैं, ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर है आप, और ये बेसिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको आगे वाले में जाने के लिए। आप जब सेकंड ईयर में जाएँगे तो आपको ये ताना ज़रूर सुनने को मिलेगा कि आप पीछे से पढ़कर आए होंगे आप। तो ये ताना नहीं होता, ये हकीकत होती है कि यकीनी बस सी बात है कि जो भी टीचर आपको सेकंड ईयर में पढ़ा रहा होता है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो चीज़ें आप पीछे पढ़कर आए हैं, वो आपको सब आती हैं। तो ये सिर्फ़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी ही चाहिए, और अगर ऐसे ही एग्ज़ाम जो है वो कुछ 40 नंबर लेके पास हो जाए, नहीं, हमें आगे सीखने के लिए भी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो अ, अपनी तैयारी पूरी रखिए, ठीक है? अपनी इंटेंशंस को राइट रखिए, अपने मोरल को हाई रखिए। जो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अच्छा होगा। अगर हम फिज़िकली मिलते हैं, फिज़िकल एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, और जैसा भी होगा अपने आप को हमने बिल्डअप करके इस तरह रखना है कि हमने सीखना है, ठीक है? और जो लोग सीखते हैं ना, उनकी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो चीटिंग नहीं करते। ठीक है? चाहे फिज़िकल एग्ज़ाम हो, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, चाहे कैसा भी हो, अगर सीखना उनका मकसद है तो उनका मकसद नंबर हासिल करना नहीं होता। उनका मतलब वो चीटिंग नहीं करते, ठीक है? तो जैसे कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से भी कि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा और क्या नहीं होगा। ख़ैर वो तो मुस्तक़बिल की बातें हैं, जो भी होगा हम उसको जिस तरीके से भी डील कर सकेंगे, करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, हम जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी हमें से मुस्लिम है, और बीइंग अ मुस्लिम हम सबका ईमान है कि जो है वो हम सबका मुआवज़ा होना है, ठीक है? तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी एक तरीके से पूरी कर दी है कि आपको किसी न किसी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया है, और आई होप कि मैंने इसको अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैटिस्फाई हूँ कि मैंने बहुत मेहनत से ये सारे लेक्चर्स बनाकर आप तक डिलीवर किए हैं, और मैं यही चीज़ आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मेहनत से पढ़ें, ठीक है? तो मेहनत से पढ़ेंगे, और ये तो ज़िंदगी का फ़ॉर्मूला होना चाहिए, नियत साफ़ मंज़िल आसान, कि आप अगर मेहनत करेंगे, आपकी इंटेंशंस राइट होंगी, तो अल्लाह पाक आपके रास्ते जो है वो खुद आसान कर देगा। तो अभी मेरी तरफ से जो है वो खुदा हाफ़िज़ और गुड लक। इंशाअल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात होगी अब एग्ज़ाम वाले दिन, या उससे पहले जो है इंशाअल्लाह हम कुछ लाइव सेशन रखेंगे, तो वहाँ पर भी आपसे जब क्वेरीज़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपसे बातचीत होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।